देखिए हमने क्या बताया था, एक ग्राफ के विषय में बताया था आपको, और ये एक ऐसा ग्राफ था जो एंजाइम के कार्य करने के दर को दिखा रहा था, जिसमें हमने देखा था कि सर क्रियाधार और एंजाइम, जब तक सारे एंजाइम खाली रहेंगे तब तक वो क्या होंगे, क्रियाधार से जुड़ते जाएंगे, तो जुड़ते जाएंगे तो उनके कार्य करने की स्पीड क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। लेकिन एक निश्चित समय के बाद क्या हो जाएगा कि सर हमारे पास एंजाइम भी निश्चित है, तो वो निश्चित एंजाइम निश्चित संख्या में मिल रहे हैं, तो वो निश्चित संख्या में क्रियाधार से जाके जुड़ेंगे, तो कुछ समय के बाद भले ही क्रियाधार की संख्या अनगिनत क्यों ना हो, लेकिन हमारे पास जो एंजाइम है वो क्या है, गिनती में है, लिमिटेड है, तो कुछ समय के बाद अब इनकी स्पीड क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी, अब उससे ज्यादा वो नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो कुछ समय के बाद ये एकदम निश्चित हो जाएगा। अब एकदम ये फिक्स हो गया कि सर 10 एंजाइम थे, 10 के 10 इस्तेमाल में आ गए, अब उससे ज्यादा स्पीड इसकी बढ़ नहीं सकती है। तो ये जो मैक्सिमम स्पीड है काम करने की इसकी, उस ग्राफ को हमने ऐसा कुछ लिखा था V max। V max का मतलब ये क्या होता है सर, वेलोसिटी मैक्सिमम लेवल पे, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं जा सकता है वेलोसिटी। ये हमारा, इस पर हमने दिखाया था किसको, वेग को, और इस पर दिखाया था क्रियाधार की सांद्रता, क्रियाधार की सांद्रता, कि भाई कितने क्रियाधार जुड़े हुए हैं। चलो इस पर वेग दिखा दिया। अब आगे सुनिएगा कि सर जो ये V max है, अगर हम इसको एक जगह पे ऐसा कुछ दिखाएं, आधा कर दें, तो ये क्या कहलाएगा, V max by 2 कहलाएगा। यानी कि जो ये एंजाइम की विशिष्टतम या फिर सबसे उच्चतम जो दर है उसकी क्या है, वो आधी है। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट कल आपको बताया था, या तो हम ऐसा कहें कि सर आधे एंजाइम किसके साथ जुड़ चुके हैं, क्रियाधार के साथ जुड़ चुके हैं, या तो दूसरे लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं कि जो अधिक से अधिक क्रियाधार होंगे वो आधे एंजाइम के साथ जाकर के जुड़ चुके हैं। बात दोनों के दोनों क्या है, सेम। ठीक है, फिर उसके बाद एक आया था क्या, हमारा Km स्थिरांक आया था। एक जगह पे हमने लिया था Km स्थिरांक। ठीक है, इसी को आपको समझना था कि सर ये Km क्या है, एक स्थिरांक है, एक नियतांक है, ठीक है, एक कांस्टेंट जिसको कहते हैं हम लोग। समझिएगा Km का मतलब क्या था, Km। अब इस Km का मतलब था मिकेलिस मेल्टन। ठीक है, इसको कहते हैं मिकेलिस मेल्टन कांस्टेंट। K मीन्स कांस्टेंट। ठीक है, यहां पे ऐसा नहीं है कि K और M दोनों का मतलब खोजना है, नहीं। हाँ, तो दोनों वैज्ञानिक का नाम है, तो कोई जरूरी थोड़ी है कि दोनों वैज्ञानिक। सर यहाँ पे K का कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ये जस्ट K क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू फिक्स कर दिया गया, और इसको देने वाले कौन थे, मिकेलिस और मेल्टन। ऐसा नहीं है कि इन दोनों का नाम यहां खोजना है आपको, नहीं। ये Km किसने दिया था, ये बात आपको खोजना था। तो मिकेलिस और मेल्टन ने क्या बताया सर, Km के बारे में बताया। अब Km क्या है, Km के बारे में तो बता दिया सर। Km क्या है, अभी अभी हमने कहा कि सर ये क्या है, एक नियतांक है, एक स्थिरांक है, जो ये फिक्स रहेगा। इसको कांस्टेंट बोलते हैं। और कांस्टेंट चीज याद रखिएगा, हमेशा फिक्स होती है। कोई भी कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, वो फिक्स होना। अगर वो फिक्स है तो उसको कहेंगे क्या, कांस्टेंट या स्थिरांक या नियतांक, जो आप कह लो। अब समझना यहाँ पे क्या है सर, ये स्थिरांक किसके लिए है, तो ये क्रियाधार की सांद्रता के लिए। अच्छा, सांद्रता का मतलब समझते हो क्या होता है सर, सांद्रता का मतलब उसकी मात्रा से होती है। बस समझ में आ गया, सांद्रता जिसके बारे में, जिसकी सांद्रता की बात कर रहे हैं, इसका मतलब उसकी मात्रा के विषय में बात कर रहे हैं। जैसे 1 गिलास पानी ले लिया, सर 1 गिलास पानी में हमने 1 चम्मच नमक डाल दिया, तो उस 1 गिलास पानी में नमक की सांद्रता कितनी है, 1 चम्मच। ठीक है, चलो एक और गिलास ले लिया, सर उसमें 1 गिलास पानी लिया, सेम जैसे पहले वाले में किया था, इसमें डाल दिया हमने 5 चम्मच नमक। अब यहाँ पे सांद्रता कितनी हो जाएगी, 5 चम्मच। अब दोनों गिलास की तुलना एक साथ करो कि सर दोनों में नमक की सांद्रता किसकी ज्यादा है, 5 चम्मच वाले की। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम, उसकी मात्रा को देख रहे हैं। ठीक है, तो सांद्रता मतलब क्या होती है, मात्रा। हो सकता है कि वो मात्रा उसका वजन में हो या तो उसकी संख्या में हो। ठीक है, अब ये ग्राफ को जरा वापस से गौर करो।
सर ये ग्राफ में क्या था, इस नीचे वाले पे हम क्या देख रहे थे, क्रियाधार की सांद्रता। अब सांद्रता का मतलब सर कहीं ना कहीं यहां पर हम इस ग्राफ पे दिखा रहे हैं कि क्रियाधार की मात्रा बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, ठीक है। लेकिन सर एंजाइम भी बढ़ रहे थे, देखो एंजाइम के काम करने की स्पीड भी बढ़ रही थी, बढ़ रही थी, बढ़ रही थी, लेकिन सर यहां पर आ करके अब क्या हो गई, फिक्स हो गई। अब अगर हम एक अनुमानतर रूप से ले लें कि सर यहां पर 10 एंजाइम थे और यहां जाते जाते कितना आ गया, 10 क्रियाधार आ गया, तो वो 10 एंजाइम 10 क्रियाधार से जुड़ चुके हैं। अब आगे का क्रियाधार जुड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब ये ग्राफ उठेगा। कैसे उठेगा, क्योंकि सर 10 ही एंजाइम है ना, यहां पर आते आते ये 10 एंजाइम क्या हो गए, खत्म हो चुके हैं, जुड़ चुके हैं। अब इससे ऊपर ये ग्राफ नहीं जाएगा, ये फिक्स हो जाएगा। ये एंजाइम के काम करने की मैक्सिमम क्या है, वेलोसिटी है, मैक्सिमम वेग है, इससे ज्यादा तेजी से काम नहीं हो सकता है अब, ठीक है। अब सर ये Km में जो आ रहा है इसका मतलब क्या निकल रहा है, तो याद रखिएगा कि अगर हम Km को क्या बताया अभी देखो, तो Km मतलब क्रियाधार की सांद्रता। अगर मैं यहां पे Km की बात करूं कि सर अगर Km बढ़ा दिया जाए तो सांद्रता मत लेके जाओ। Km का मतलब सर सांद्रता है माना, लेकिन सर यहां पर Km क्या है, सांद्रता, और हम कह रहे सर Km की सांद्रता और बढ़ा दो। अब Km की सांद्रता और बढ़ा दो, Km में कौन था, क्रियाधार था, ठीक है। मैं कह रहा हूं सर क्रियाधार बढ़ाते जाओ, ये देखो कंफ्यूजन करेगा, इसलिए आराम से सुनना। अरे रुक जाओ, अगर अधिक करा दिया तो गड़बड़ है, आपके दिमाग में गलत डेटा है, इसलिए पहले समझो, ठीक है। Km किसके लिए है बाबू, क्रियाधार की सांद्रता के लिए है। हम कह रहे हैं कि Km बढ़ाओ, बात समझ रहे हो, Km बढ़ाओ, इट मींस क्या करना है बाबू, आपको क्रियाधार की सांद्रता को बढ़ाना है। चलो क्रियाधार की सांद्रता हम लोग बढ़ा रहे हैं। अब क्रियाधार की सांद्रता बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब ऐसा कह दे कि सर हम लोग क्रियाधार की क्या बढ़ा रहे हैं, मात्रा बढ़ा रहे हैं। लो भाई, बढ़ाते जा रहे हैं। अच्छा ये बताओ, क्रियाधार की मात्रा बढ़ाते जाओगे, अगर क्रियाधार ज्यादा होगा तो क्या एंजाइम के काम करने की स्पीड ज्यादा होगी क्या, सोच के देखो, नहीं। तो ऐसे केस में क्या होगा कि अगर सर हम क्रियाधार की संख्या बढ़ाएंगे, उसकी मात्रा को बढ़ाएंगे, तो यहां पर जो V मैक्स होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक। इसका उल्टा करो कि अगर हम क्या कर रहे हैं, Km की मात्रा को कम कर रहे हैं, घटा रहे हैं, इसका मतलब कि क्रियाधार की मात्रता या सांद्रता को क्या करना, कम करना। सोचो सर क्रियाधार 5 गो है, एंजाइम 10 गो है, फटाफट जल्दी जल्दी काम करेगा, तो यहां पर V मैक्स का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। यही बात कल आपसे पूछा था, है ना, याद है, 2 स्टेटमेंट लास्ट में लिख के गए थे ना कि अगर मैं Km का वैल्यू क्या कर रहा हूं, बढ़ा रहा हूं, तो V मैक्स जल्दी आएगा या लेट से आएगा, या फिर जल्दी ज्यादा होगा या कम होगा। तो याद रखिए क्या होगा, यहाँ पे कम होगा। और यदि Km का वैल्यू कम है, इसका मतलब सर क्रियाधार हमारे पास कम है, एंजाइम ज्यादा है, सर वो ज्यादा तेजी से काम कर लेंगे, जल्दी से काम खत्म कर लेंगे, ठीक है। अगर ये भी नहीं समझ में आ रहा है तो खुद से सोच के देखो कि काम है 5 गो और करने वाले हैं 10 गो, समझ में आ गया, काम 5 गो है, करने वाले हैं 10 गो। अब बताओ काम जल्दी होगा कि नहीं होगा, जाहिर सी बात है। असर करने वाले हैं 10 गो और काम है 100 गो, अब क्या होगा, धीरे धीरे होगा ना। बस वही चीज है कि अगर क्रियाधार की मात्रा ज्यादा है, क्रियाधार की सांद्रता ज्यादा है, तो Vmax क्या होगा, कम होगा, और अगर क्रियाधार की सांद्रता कम है तो Vmax क्या होगा, अधिक होगा। बोलो समझ में आया, ये बात पक्का दिमाग में बैठ गया। हाँ साहेब आप कहें, हाँ वेगी। अब ऐसे सोचोगे तो सर चाहे वो सांद्रता ज्यादा रहे या कम रहे, स्पीड बात तो उतने रहेगा, ठीक है। ये दिमाग में आ रहा ना कि सर चाहे सांद्रता ज्यादा रहे या कम रहे, स्पीड का क्या लेना देना उससे, है बिल्कुल। यहाँ पे Vmax/2 बताने का क्या मतलब था हमारा कि सर अगर Vmax/2 जल्दी आ गया तो तुरंत क्या आ जाएगा, Vmax आ जाएगा। अब Vmax/2 सर कब आएगा कि जब आधे एंजाइम उसके इस्तेमाल में लग जाएंगे। और ऐसा प्रॉब्लम
कब आ जाएगा कि सर जब बहुत ज्यादा क्या मिल रहा है क्रियाधार, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी क्या एंजाइम को। तो पहले यहां से यहां जुड़ने में क्योंकि ज्यादा मिल रहे हैं क्रियाधार, कौन सा क्रियाधार जाके एंजाइम से जुड़ेगा, ये सब करने में थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो Vmax आने में, Vmax/2 आने में क्या हो जाएगा, थोड़ा सा लेट हो जाएगा। और अगर यहां लेट होगा तो Vmax आने में लेट हो जाएगा। तो यहां पर हम समझ के आ रहे हैं कि सर जल्दी लाना है हमको, क्या Vmax को जल्दी लेकर के आना है। तो यदि क्रियाधार की Km की संख्या ज्यादा होगी, सांद्रता ज्यादा होगी, तो Vmax लाने में क्या लग जाएगा, समय लग जाएगा। समझे। और अगर मैंने कहा कि क्रियाधार की सांद्रता कम है तो Vmax जल्दी आ जाएगा। ये स्टेटमेंट है दोनों, समझे। ये सेकंड नंबर और ये फर्स्ट नंबर। ठीक, खाली ये दो चीज याद रखो एक साथ में, ज्यादा दिमाग खपाने की कोई जरूरत ही नहीं है, इतना ज्यादा आपसे डिटेल सवाल पूछा ही नहीं जाएगा। ठीक है, ये पूछा जाएगा कि Km क्या है, Km क्रियाधार की सांद्रता, Vmax क्या है, उस एंजाइम के काम करने की सबसे तीव्र दर यह है या फिर सबसे उच्चतम दर है या वेग है। ठीक है, Vmax/2 क्या है कि जब ज्यादा से ज्यादा क्रियाधार आधे एंजाइम के साथ जुड़ जाएंगे या आधे एंजाइम जब क्रियाधार के साथ जुड़े होंगे तो ये स्थिति क्या कहलाएगी, Vmax/2 कहलाएगी। Km को बताने वाले कौन थे, मैकेलिस और मेल्टन थे। बस काम खत्म। ठीक है, चलो अगला है आपका टॉपिक संदमक। ये तीसरा कारक है ना। ये क्या है, हम क्या पढ़ रहे थे, भूले तो नहीं, कि एंजाइम की क्रियाशीलता को, एंजाइम के दर को, या एंजाइम जिस तरीके से काम कर रहा है उसको प्रभावित करने वाले कारक। दो पढ़ चुके हैं, तीसरा पढ़ रहे हैं संदमक। इसको कहते हैं हम लोग इनहिबिटर। इनहिबिटर है, बीसन नहीं, कोई बात नहीं है, हम उस कारक का नाम लिखे। ये प्रक्रिया क्या कहलाती, इनहिबिशन। तो वहां पे संदमन लिया होगा। ठीक है, जब संदमन कहेंगे तो क्या कहेंगे, इनहिबिशन कहेंगे। हमने संदमक लिखा है, ये संदमक नाम किसके लिए, उस कारक के लिए है जो उसको क्या करेगा, प्रभावित करेगा। और संदमन उस प्रक्रिया का नाम हो जाएगा। बस समझे, संदमन उस प्रक्रिया का नाम हो जाएगा जिस प्रक्रिया के दरमियान ये कारक, ये संदमक काम को रोकेगा। अब ये पहले समझ लीजिए कि संदमक क्या है। अच्छा, नाम से कुछ क्लियर हो रहा है क्या संदमक का मतलब? संदमक एंटीबॉडी पढ़ाया आप लोग को? एंटीबॉडी कितने प्रकार के होते हैं? 5। ठीक है, वो 5 को बनाने से पहले टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट बताया है क्या? तनिक याद करो तो वहां पे कोई था ऐसा क्या जिसका नाम था संदमक? खोजो, पढ़ाया तो है, पढ़ाया तो है हमने, खोज के देखो। कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। देखिए, संदमक का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा वस्तु, एक ऐसा रसायन, एक ऐसी चीज जो चल रहे काम के साथ जुड़ जाए और जुड़ने के पश्चात उस काम को पूरी तरीके से बंद कर दे। और अगर वो बंद हो गया, हाँ, दो लोग होते हैं, एक को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रेरक। प्रेरक को पहले पढ़ चुके हैं, प्रेरक या उत्प्रेरक जो भी कह लो। ठीक है, ये प्रेरक क्या करता है सर, रुके हुए काम को क्या करता है, शुरू कर देता है। ये काम है किसका, प्रेरक का। ठीक है, और एक क्या है, संदमक। सर ये संदमक क्या करेगा, जो काम शुरू है ना उसको क्या कर देगा, रोक देगा। जस्ट इसके अपोजिट है। बात समझ में आ गया? चलो समझो। हाँ, देखिए अब होता क्या है कि सर एंजाइम, ये लो एंजाइम। ठीक है, अब सर एंजाइम का काम क्या होता है, इसका काम है क्रियाधार के साथ जुड़ना। चलो ये लो क्रियाधार, सर ये क्रियाधार जाएगा इस एंजाइम के साथ जुड़ जाएगा, जुड़ने के बाद क्या बनवा देगा, ये अंत में उत्पाद बनवा देगा। ये सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा लॉजिक है एंजाइम के काम करने का। लेकिन किंतु परंतु होगा क्या, इस एंजाइम के साथ कुछ ऐसा कारक आकर के जुड़ जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसा कारक आ रहा है और आकर के जुड़ रहा है। कहां गया रे रेड,
देखो सर, आया और आ करके जुड़ गया। अब जुड़ने की जगह कहां पर है एंजाइम में? उसके सक्रिय स्थल है। इसके सक्रिय स्थल पर कौन? संदमक आकर जुड़ेगा और सक्रिय स्थल को नष्ट कर देगा। समझ में? सर वो पदार्थ, वो रसायन जो आए और एंजाइम के साथ जुड़े, कहां पर? उसके सक्रिय स्थल पर, और उसके सक्रिय स्थल को ही नष्ट कर दे। अब वो बताओ कि क्या यहां पर काम रुकेगा कि नहीं रुकेगा? बात समझ में आ गया? और संदमक का मतलब ही आपको क्या समझाया था कि सर जो चलते हुए काम को रोक दे, तो ऐसे रसायन को क्या बोलते हैं हम लोग? संदमक बोलते हैं। ठीक है, एक और संदमक है आपके एनसीईआरटी बुक में, जहां पे लिखा होगा प्रतिस्पर्धात्मक संदमक। हाँ, बता रहे प्रतिस्पर्धात्मक संदमक, जरा उसको समझिएगा, वो भी संदमक ही है, उसी में आपका एग्जांपल कंप्लीट। हाँ, एंजाइम बिना काम का हो जाएगा। ठीक है, एंजाइम बिना काम का हो जाएगा, वो काम नहीं कर पाएगा, इसलिए तो उसका नाम है संदमक, जो एंजाइम के काम को क्या करे? प्रभावित करे। हम तो यही पढ़ रहे हैं ना कि कौन कौन ऐसी चीजें हैं जो एंजाइम के काम करने की दर को प्रभावित करती है या एंजाइम की क्रियाशीलता को प्रभावित करती है। इसमें पहला हमने क्या पढ़ा था? ताप और पीएच, कि सर तापमान और पीएच अगर ऊपर नीचे होगा तो एंजाइम का क्रियाशीलता क्या हो जाएगा? प्रभावित हो जाएगा। हो सकता है कि बढ़ जाए, हो सकता है कि घट जाए, या पूरी तरीके से निष्क्रिय हो जाए। कल ये भी पढ़ा था हमने कि निष्क्रिय भी हो सकता है, विकृत भी हो सकता है, यानी कि हमारा एंजाइम खराब भी हो सकता है, निष्क्रिय भी हो सकता है। सांद्रता अगर बढ़ाएंगे ज्यादा, उस वजह से भी कहीं ना कहीं क्रियाशीलता पर क्या पड़ेगा? असर पड़ेगा। अब सोचो कि आप क्या कर रहे हो, चाय बना रहे हो, चाय में आपने एंजाइम के तौर पे डाला, आपने उसमें चीनी डाला, उसको मान लो कि एंजाइम है। सर चीनी तो लिमिटेड डाल रहे हैं, ठीक है। अब क्या करें कि पानी की मात्रा बढ़ाते जा रहे हैं, पानी की मात्रा बढ़ाते जा रहे हैं। अब क्या हो जाएगा? एंजाइम, वो चीनी क्या उतने पानी को मेंटेन कर पाएगा? उतने पानी में मिठास ला पाएगा क्या? नहीं ला पाएगा ना, क्योंकि चीनी हमने क्या डाला? एक फिक्स अमाउंट में डाला हुआ है, उसको बढ़ा नहीं रहे हम, उसको बढ़ा भी नहीं सकते। बात समझ में आया? ऐसा। तीसरा हम क्या करें कि सर कुछ ऐसे रसायन है जो आ करके उस एंजाइम के क्रियास्थल से जुड़ेंगे, उसके क्रियास्थल को ही सक्रिय स्थल को ही क्या कर देंगे? नष्ट कर देंगे, जिस वजह से ये एंजाइम का काम क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। इसी संदमक में एक और शब्द है प्रतिस्पर्धात्मक संदमक, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। अब चलो, कॉम्पिटिटिव का मतलब क्या होता है सर? कंपटीशन करना, बस समझे? एक दूसरे से लड़ाई करना। लड़ाई को क्या बोलते हैं? प्रतिस्पर्धा बोलते हैं हम लोग हिंदी में, समझना यहां पर भी। सर वापस से ये एंजाइम, ठीक है। अब इसके साथ जुड़ने के लिए कौन आ रहा था? एक क्रियाधार। चलिए सर, ये वो क्रियाधार है जो इस एंजाइम के साथ जुड़ेगा और क्या बनवाएगा? उत्पाद। बहरूपिया समझते हो? ठीक है, बहरूपिया। बहरूपिया मतलब सर भेष बदल लेना। तो एक बहरूपिया है जो दिखता तो किसके जैसा है? क्रियाधार के जैसा। जैसे ये हमारा कौन था? क्रियाधार। इस क्रियाधार का है बहरूपिया। मतलब कि सीधा सीधा हम कह सकते हैं क्या कि सर वो नकली है। क्या है? नकली। सर नकली क्रियाधार है, ठीक है। हाँ, वो क्रियाधार नहीं है, वो है क्रियाधार के जैसा, मगर वो क्रियाधार नहीं है। चलो, कलर भी नहीं बदलते हम लोग इसका। जब बहरूपिया है तो बहरूपिया को बहरूपिया के जैसा रहने देते हैं। लो, ये भी देखा है, तो सर क्रियाधार के जैसा लग रहा है कि जाकर के यहाँ पे क्या हो जाएगा? फिट हो जाएगा, जुड़ जाएगा। अब ये जो बहरूपिया है, ये जा करके कंपटीशन करेगा किसके साथ? असली वाले के साथ, क्रियाधार के साथ। दोनों के बीच में लड़ाई होगी, हो गया ना कंपटीशन, ठीक है। प्रतिस्पर्धा हो जाएगा। और अगर गलती से ये बहरूपिया इससे जीत गया और जा करके यहां पर जुड़ गया, तब क्या उत्पाद बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि सर ये तो क्रियाधार है ही नहीं। अगर क्रियाधार होता तो एंजाइम इसको बदल देता। किसमें बदल देता? उत्पाद में। लेकिन ये तो क्रियाधार यहां रह गया। कौन जाके जुड़ गया? नकली वाला जुड़ गया। बस समझ में आ गया? तो सर यही चीज है कहानी। अब चलो एग्जाम्पल के तौर पर हम इसका एग्जाम्पल दे देते हैं। इस एंजाइम का नाम याद रख लीजिएगा,
सक्सीन, डी हाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। सक्सीनिक होता है, सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेज, ये एंजाइम है, ठीक है। और इस एंजाइम के साथ एक क्रियाधार जुड़ता है और उस क्रियाधार का नाम है सक्सीनेट। अरे असली वाला है, लिखा है ना क्रियाधार। अरे रुको, सक्सीनेट, ठीक है। चलो ये हो गया सर क्रियाधार। इस सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम से सक्सीनेट कौन है, क्रियाधार है, ये जुड़ता है और बाद में क्या बनवाता है, इससे उत्पाद बनवाता है, ठीक है। चलो अब मान लो कि सर ये वो है क्रियाधार, ठीक है, कौन है, सक्सीनेट है। ये है वो एंजाइम, कौन सा एंजाइम सर, सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेज, वो एंजाइम है। ये दोनों जुड़ेगा तो अंत में क्या बनवा लेगा, उत्पाद बनवा देगा। लेकिन इस सक्सीनेट की जगह पर एक बहरूपिया, और वो बहरूपिया का नाम याद रखिएगा, मेलोनेट। हाँ, ये मेलोनेट बहरूपिया है, जो दिखता है किसके जैसा, सक्सीनेट के जैसा, क्रियाधार के जैसा। और क्या करेगा कि ये मेलोनेट आकर के सक्सीनेट की जगह पर जुड़ जाएगा। अब जुड़ जाएगा तो सर सक्सीनेट तो क्रियाधार था, मेलोनेट क्रियाधार नहीं है, यहां पर उत्पाद नहीं बन पाएगा। खत्म। चलो ये था क्या आपका संदमक। हाँ, अरे बाबू दोनों उसी में आता है। ये भी क्या कर रहा है, सरा करके जुड़ गया वहां पर, उसके सक्रिय स्थल को नष्ट करेगा, काम को रोक देगा, ठीक है। तो ये रसायन है? हाँ बिल्कुल, मेलोनेट क्या है, रसायन है। अगला टॉपिक क्या है जी, एंजाइम का नामकरण व चलिए, एंजाइम का नामांकन और वर्गीकरण। लगभग एंजाइम हमने खत्म कर लिया है, बस अब क्या देखना है, क्या है जी, एंजाइम का नामांकन और इसका वर्गीकरण। ये हालांकि हम तो हर एक टॉपिक को ही कह देते हैं कि इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो सब कुछ है, लेकिन ये एंजाइम में थोड़ा सा इंपॉर्टेंस किसका आ जाता है, और ये काफी ज्यादा डीपली होता है, लेकिन जितना आपके लिए जरूरत है, जितने आपके एनसीईआरटी में हम लोग उतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। अब पता है इसका मतलब क्या है सर, एंजाइम का नामांकन करना है और उसका वर्गीकरण करना है। जैसे जैसे सुनते जाना, जैसे जैसे एंजाइम का खोज होने लगा वैसे वैसे उसका नामांकन भी होने लगा। और शुरुआत में लोग क्या करते थे ना सर, जो जैसे जिस प्रकृति का है, जो जिससे खोजा गया है वैसा ही नाम रख देते थे। जैसे कोई पपीता से खोजा गया तो उसका नाम रख दिया पेपिनोज, हाँ पेपिनेज, बस समझ में आ गया। तो ये गड़बड़ होता था क्योंकि हर जगह पे अलग अलग प्रॉब्लम आता था, तो इसके लिए ना एक कमिटी बनाई गई। कहानी आराम से सुनना, बार बार हम कहते हैं कि लैंग्वेज आपके कहानी पर डिपेंड करता है कि आपने समझा कितना है, दिमाग में कितना डाला है। अरे तो लिखा लिखाया सब कुछ ज्ञान आपकी किताब में है ना, इसलिए ध्यान मग्न होकर के चुपचाप कहानी सुना करो, ठीक। जहां दिक्कत लगे वहां पूछ लिया करो, बस कोशिश ये रहे जब हम बोल रहे हैं उस समय नहीं। भूल नहीं जाएंगे, इतना कई बार बोला है, कलम होनी चाहिए आपके हाथ में और एक रफ कॉपी होना चाहिए। जो प्रॉब्लम दिमाग में आया तुरंत उस समय लिख लो उसको, इससे टाइम आपका भी बचेगा, टाइम हमारा भी बचेगा, ठीक है। उसी समय अपने प्रॉब्लम को लिख लो। जब हमने टॉपिक खत्म कर लिया तो पूछते हैं ना कोई प्रॉब्लम, बता दिया करो कि हाँ सर ये प्रॉब्लम है। हो सकता है कि चल गया, कैसे चल गया, कहे को ऐसा टॉपिक छोड़े, बताओ हमको कितने ऐसे टॉपिक है जो हमने छोड़ रखा है, बताओ, एक की गिनती कराओ, वो नहीं बोल किसी एक की गिनती करा दो जो हमने टॉपिक छोड़ा है। फिर हाँ, टाइम के अभाव में ये हो जाता है कि बाबू आवाज नहीं, कल आप पूछ लीजिएगा, ये एक अलग की बात है, ठीक है। लेकिन कोई हम टॉपिक छोड़ते नहीं है बाबू, आप नहीं छोड़े, पूछना रहता है तो फिर वापस से पूछना रहता है। जैसे मान लो ये वर्गीकरण खत्म कर दिया, इस वर्गीकरण से संबंधित कोई सवाल आपके दिमाग में आ रहा है, उसको लिख के रखो। जब तक ये भी हो सकता है कि वर्गीकरण खत्म करते करते ही आपके सवाल का जवाब मिल जाए, होता है ऐसा,
लगभग केस में ऐसा हो जाता है ना। तो उस टॉपिक के खत्म करने तक इंतजार कर लीजिए। चलिए आइए इधर, एंजाइम का नामांकन और वर्गीकरण। अब सिंपल सा लॉजिक क्या था कि सर जैसे जैसे खोज होता गया वैसे वैसे इसका नाम रखा जाने लगा, लेकिन वो तरीका गलत रहा। तो उसके लिए क्या बनाया गया, एक कमेटी बनाया गया। उस कमेटी का नाम है IUB, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। लिख दें, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। अब देखो बायोकेमिस्ट्री इसलिए पड़ गया क्योंकि सर ये टॉपिक बायो से रिलेटेड भी है और केमिस्ट्री से रिलेटेड भी है। तो सर एक ऐसी संगठन जिसने तय किया एक फिक्स डेटा कि आप जो भी एंजाइम खोजोगे उसको इसी के अंतर्गत रखना है। याद है आप लोगों को जीव जगत का वर्गीकरण? जीव जगत का वर्गीकरण में क्या था कि सर जाति, जाति से मिलकर क्या बनता था, वंश, वंश से मिलकर के कुल, फिर गण, फिर वर्ग, फिर संघ, फिर जगत। असल में ये वर्गीकरण हो गया क्योंकि सर बहुत सारे हैं हमारे पास, लगभग हमने 17-18 लाख जीवों को खोज रखा है। अब एक एक करके पढ़ना पड़ जाएगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अब हम एक एक के बारे में अगर डिटेल निकालने लगे तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगा। सीधा सीधा एक बार में कह देते कि सारे के सारे स्टूडेंट हैं, हो गया बस। अब कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, सर स्टूडेंट हैं तो है, खत्म हो जाएगा। बात समझे? उसी तरीके से हम क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। और याद रखिएगा जो एंजाइम है, इन एंजाइमों को बांटा गया कुछ इस तरीके से, वर्ग। ठीक है, वर्ग बने होते हैं मिलकर के उपवर्ग से। उपवर्ग मिलके बना होता है डिवीजन से, जिसको कहते हैं खंड। और खंड मिलकर के बने होते हैं उस एंजाइम के प्रकृति से। दिमाग घूम जाएगा इसमें। ये 4 लोग हैं। ठीक है, हालांकि इसमें आपको पढ़ने के लिए बस केवल ये दिया गया वर्ग। ठीक है, हालांकि एग्जाम्पल में उपवर्ग दिया गया है, याद रखना। देखो वर्ग की संख्या कितनी है, 6। उपवर्ग की संख्या कितनी है, 4 से 13, ये दिया हुआ है। ठीक है, बस खाली उपवर्ग की संख्या देकर के खत्म कर दी है कि 4 से 13 क्या है, उपवर्ग है। इससे ज्यादा आगे आपको जाना भी नहीं है, हम खाली बस यहीं पर खत्म कर लेंगे हम लोग। क्या कि सर जो ये वर्ग है, ये वर्ग कितने होते हैं, 6 होते हैं। यानी कि 6 प्रकार के क्या होते हैं, आपके एंजाइम होते हैं। किस आधार पे, वर्ग के आधार पे। ठीक है, अब अगर हम कहेंगे कि सर एक वर्ग कितने उपवर्ग से बना होगा, तो लगभग 4 से 13। जैसे सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि सर एक वर्ग है A, इस वर्ग के अंतर्गत कितने, 4 से 13 क्या हो सकते हैं, उपवर्ग हो सकते हैं। समझ में आ गया? जैसे सर एक क्लास हमने बता दिया कि क्लास 11th आपके स्कूल में चल रही है, क्लास 11th, उस क्लास 11th का सर 12 गो सेक्शन है। बस समझ में आ गया? वो 12 सेक्शन मिला करके क्या कहलाता है, क्लास 11th कहलाता है। वैसे ही सर 4 से 13 क्या हो सकते हैं, उपवर्ग हो सकते हैं। तब जाकर के इसके मिलने से क्या बनता है, एक वर्ग बनता है। बस समझ में आ गया? चलो लगभग, अच्छा इधर छोड़ ही देते हैं। 8 से 17 आपके लगभग खंड होते हैं। उसके बाद प्रकृति में अगर बात करेंगे सर, ये भी लगभग 17-18 के आसपास होते हैं। उतना दूर जाना ही नहीं है आपको। हाँ, पूछा क्या जाएगा यहां से सवाल। ठीक है, ये 6 वर्ग याद करने पड़ेंगे आपको। ठीक है, 6 के 6 वर्ग याद करने पड़ेंगे, सीक्वेंस से याद करने पड़ेंगे। जैसे क्या होगा कि दे देगा एग्जाम्पल के तौर पे कि एक एंजाइम का नाम लिख दिया, ठीक है, और या फिर एंजाइम का नाम नहीं भी लिखेगा तो दे देगा कि सर एक एंजाइम है जो 4,11 है। बताइए इसके बारे में। अब सर ये 4,11 क्या है, चौथा वर्ग है और 11वां उपवर्ग है। तो सर उपवर्ग से सवाल तो नहीं आएगा हमको, लेकिन ये वर्ग पढ़ने के लिए दिया है तो वर्ग से तो सवाल आएगा। और जब हम आपको सीक्वेंस से 1 2 3 4 5 6 ऐसे पढ़ा देंगे तो ये चौथे नंबर का कौन सा वर्ग है उसके बारे में लिखना होगा या बताना होगा। तो चौथे वाले को चौथे नंबर पे ही याद करना होगा, 5वें वाले को 5वें नंबर पे ही याद करना होगा। बात समझे? शुरू करें। अच्छा, कितने लोग ऑक्सीडेशन जानते हो? जरा पहले 6 एंजाइम लिखो तो फटाफट नाम बता रहे हैं। सीक्वेंस में लिखना, सीक्वेंस में पहला ऑक्सीडो रिडक्टेज,
खतरनाक खतरनाक है इसीलिए। ऑक्सीडो रिडक्टेज, इसको एक और नाम देते हैं डिहाइड्रोजिनेज। बुक में दिया है क्या ये सब? है? सारे लोग के पास बुक है तो लिख। सबसे पहला ऑक्सीडो रिडक्टेज, जिसको नाम दिया जाता है, एक दूसरा नाम भी है डिहाइड्रोजिनेज। हो गया, नाम पढ़ने भी आना चाहिए। लास्ट में जॉ एगो एक्स्ट्रा बढ़ा दीजिएगा सब में, क्योंकि एंजाइम में जॉ होता ही है। ऑक्सीडो रिडक्टेजेज, डिहाइड्रोजिनेजेज। अरे लगाओ ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। दूसरा ट्रांसफिरेजेज, ट्रांसफिरेजेज, ये सब के सब एंजाइम का नाम है, और एंजाइम में भी एंजाइम का नाम नहीं है, उसके वर्ग का नाम है। ठीक है, 4 को और लिखेंगे। ये क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? एंजाइम का वर्ग। तीसरा हाइड्रोलेजेज, तीसरे नंबर पे हाइड्रोलेजेज ही है ना? हाँ, हाइड्रोलेजेज। हाइड्रोलेजेज, और इसी का एक और प्रकार है हाइड्रोलेजेज का, हाइड्रोजेज। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, लास्ट में बता देंगे इसको। हाइड्रोजेज, हाइड्रोलेजेज के साथ साथ हाइड्रोजेज। अगला लाइगेजेज, सॉरी लाइजेज, लाइगेजेज बाद में आएगा। चौथे नंबर पे लाइजेज, लाइजेज अलग है, लाइगेजेज अलग है, वो आएगा। 5वें नंबर पे आइसोमेरेजेज, आइसोमेरेजेज। और 6ठे नंबर पे लाइगेजेज। ये 6 एंजाइमों का वर्ग है और सीक्वेंस में याद होना चाहिए। सर जिसका दो नाम उसका एक से हो जाएगा? नहीं, दोनों याद रखो। इसमें से कुछ नाम शायद आपके लिए कॉमन हो, जैसे ये आइसोमेरेज। हाँ, कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि सूत्र एक होता है, संरचना में परिवर्तन हो जाता है। जैसे ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, फ्रक्टोज। ठीक है, सपोज एक एग्जांपल याद करो। एग्जांपल क्या सबको पता है? ग्लूकोज, उसके बाद ग्लैक्टोज, फ्रक्टोज। पता है सबका रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H12O6। अभी आपने क्या बोला? सर सूत्र अलग अलग हुआ, संरचना एक जैसी होगी, जबकि यहां पर क्या हो गया? सूत्र एक हो गया, संरचना अलग अलग हो जाएगी। अब संरचना अलग अलग किसकी होगी? सर H और OH के लगने का स्थान परिवर्तन होगा, बस। बाकी सारे में क्या है? 6 कार्बन, उसके बाद 6 ऑक्सीजन, 12 हाइड्रोजन। ठीक है, चलो ये बात करेंगे, कल हम लोग देखेंगे। फिलहाल ये 6 को जरा सीक्वेंस में लिख लिया, सीक्वेंस के साथ याद कर लेंगे ना। चलो अब कैसे याद करेंगे, कोई इसके लिए ट्रिक। जैसे देखो, पिछला बार के सेशन में एगो बताया था लड़का, अरे नहीं, एक लड़का बताया था, थोड़ा अजीबोगरीब था याद। एक मिनट, तब तक हम लोग अपना बना के कोशिश करते हैं। O4 ऑक्सीडो रिडक्टेज, उसके बाद T4 ट्रांसफेरेजेज, H4 हाइड्रोलेज, L4 लाइजेज, I4 आइसोमेरेजेज और L4 लाइगेजेज। ओथलील। जैसे आपको एक सीक्वेंस चाहिए,
अरे ये नाम खाली याद हो जाएगा ना, ठीक है। उसके बाद उस ट्रिक को याद कर लो कि कौन किसके बाद आएगा। बाकी उसका उसका वो ट्रिक बता रहे हैं। ऑन द हिल उसका ट्रिक है ये, लव इज लाइफ। ठीक है, यहां पर ये ओ, यहां पर टी, यहां एच, फिर एल, फिर आई, फिर एल। ठीक है, जैसे याद करना है वो आप देख लो, कैसे आपको याद करना है, सीक्वेंस चाहिए, मस्ट एकदम सीक्वेंस। चलो इसमें से पहला हम लोग शुरू करें, ऑक्सीडो रिडक्टेज। पहला क्या हो गया, लिखो। देखो इसमें ना दोनों वर्ड एक साथ हैं, ऑक्सीडो रिडक्टेज, यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ये ऑक्सीडो रिडक्टेज में दोनों चीज है। देखो एक बार ध्यान से कि सर ऑक्सीडो इसका मतलब ऑक्सीडेशन से है, ऑक्सीकरण से है, और रिडक्टेज यानी कि रिडक्शन से है, अपचयन से, यानी कि एक ही एंजाइम दोनों काम करेंगे। अब कब कैसे काम करेंगे वो डिपेंड करता है कि परिस्थितियां कैसी हैं। देखो सबसे पहला हम बात करें सर क्या, ऑक्सीडेशन, दूसरा रिडक्शन। और ये दोनों कराने वाले जो एंजाइम है उसका नाम क्या है, ऑक्सीडो रिडक्टेज जेज। ठीक है, इसी को एक और नाम देते हैं क्या, डिहाइड्रोजिनेजेस भी बोलते हैं। अगर आपको याद हो एक बात, पढ़े हो आप, पहले भी पढ़े हुए हो कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई चीज खराब हो जाती, बस समझे, ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई भी खाने पीने की वस्तु क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। उसी प्रक्रिया का नाम है क्या, ऑक्सीकरण। ठीक है, और ये प्रक्रिया अगर हो रही है तो उसी को नाम देते हैं क्या, ऑक्सीडेशन। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, ऑक्सीकरण बोलते हैं, ऑक्सीकरण बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, अपचयन, दोनों, उपचयन सही था, हाँ तवा सही काम कर रहा है, मुहा गलत है, सही है, सही है। ये तुरंत अपचयन उपचयन करोगे तुरंत हिंदिया मिटका देंगे हम। अपचयन होगा कि उपचयन होगा, ठीक, चलो अब समझो जरा दोनों को क्या बोला सर। एक तरफ ऑक्सीजन की उपस्थिति में कहीं ना कहीं क्या होने वाला है, खराबी होगा, यानी कि वो सड़ने का काम शुरू हो जाएगा। एंजाइम क्या करता है सर, एंजाइम का काम ही होता है क्या करना, काम को तेज करना। अगर कुछ ऐसा क्रियाधार है हमारे पास, ठीक है, देखो सर कुछ ऐसा क्रियाधार है, सबस्ट्रेट है, और ये अगर किसी एंजाइम के साथ जुड़ गया, लो सर ये एंजाइम के साथ जुड़ गया और ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर क्या हो रहा है, वो खराब हो रहा है, ऑक्सीकृत हो रहा है, अगर वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल रहा है, केमिस्ट्री में बात करेंगे तो क्या हो जाता है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को त्याग कर देते हैं और ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाते हैं। अंततः क्या बन जाएगा, इससे उत्पाद बन जाएगा। अब खराब उत्पाद बनेगा मतलब हमें उससे नहीं है, सिंपल सा हमने एक ऐसा वर्ग बनाया जिसमें ऐसे बहुत सारे एंजाइम्स को रख दिया जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में उस पदार्थ को खराब कर देते हैं। ठीक है, तो उस वर्ग को नाम क्या दिया गया, ऑक्सीडो रिडक्टेज। एक और इसमें आ जाता है क्या सर, ये रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या हो जाता है कि वो त्यागे हुए इलेक्ट्रॉन्स को कुछ ग्रहण भी करते हैं।
ठीक है, वो भी क्या हो जाता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही होता है, तो दोनों मिलाकर के हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडो रिडक्टेज बोलते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा कि सर ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन ये दोनों कराने वाले जो एंजाइम होंगे, उतना ज्यादा आपको कुछ नहीं पूछा जाएगा, सीधा सीधा आपसे ये पूछा जाएगा कि ऑक्सीडेशन कराने वाला जो एंजाइम है वो कौन से वर्ग के अंतर्गत आता है, ये सवाल पूछा जाएगा। पहले वर्ग का नाम क्या है, ऑक्सीडो रिडक्टेज। समझ में आ गया। दूसरा, अगर ये पूछा गया कि सर रिडक्शन कराने वाले जो एंजाइम है वो कौन से वर्ग के अंतर्गत आते हैं, ये भी पहले वर्ग के अंतर्गत आते हैं। कौन सा वर्ग का नाम है वो, ऑक्सीडो रिडक्टेज। बस इतना ही आपसे सवाल पूछा जाएगा, बात समझे। ऐसे एक और एग्जांपल के तौर पे देते हैं कि सर ये छठा नंबर एंजाइम कौन है, लाइगेजेस। तो पहले तो ये सीक्वेंस से आपका सवाल पूछा जाएगा, और दूसरा उस एंजाइम के बारे में पूछा जाएगा, और ये पूछा जाएगा कि वो कौन से वर्ग से आता है। तो सारे वर्ग का हम काम जान लेंगे कि कौन कौन सा काम कर रहा है। तो ये ऑक्सीडो रिडक्टेज क्या काम करता है सर, ऑक्सीकरण कराने का काम करता है, और रिडक्शन कराने का काम, अपचयन कराने का काम करता है। डन। दूसरा क्या है आपका, देखिए जरा कि सर दूसरा क्या है, ट्रांसफेरेजेज। चलो इसको भी समझ लेते हैं हम लोग। दूसरा ट्रांसफेरेजेज, ट्रांसफेरेजेज का ट्रांसफेरेजेज ही होता है। देखो ज्यादातर क्या हो जाते हैं कि आपके बायोलॉजी के ज्यादातर शब्द हिंदी इंग्लिश बात बराबर होता है, ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा इंग्लिश पे फोकस ध्यान रखो। अब ट्रांसफेरेजेज में कोई एक ऐसा वर्ड आ रहा है जो आप पहले से लग रहा है कि सर ये उस वर्ड से मिलता जुलता है, ट्रांसफर। ठीक है, अब ट्रांसफर का मतलब सर क्या, स्थानांतरण। ठीक है, समझो कि सर ये एक क्रियाधार है, आराम से सुनना, ध्यान से सुनना कि सर ये एक क्रियाधार है, इस क्रियाधार के साथ कुछ जुड़ा हुआ है, कोई एक समूह जुड़ा हुआ है। लिख देते हैं सर क्या है, ये कुछ विशेष समूह है जो इस क्रियाधार के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्रियाशील समूह नहीं, बस कोई एक ऐसा समूह जो इस क्रियाधार के साथ जुड़ा हुआ है। हमने बार बार बोला कि ज्यादा आपको यहाँ पे घुसना ही नहीं है, इस टॉपिक में ज्यादा आपको दिमाग ही नहीं लगाना है, फालतू का कुछ याद नहीं होगा, और दिमाग जो घूमेगा वो अलग घूमेगा। इसीलिए जितना लेवल से आपसे सवाल पूछा जाएगा बस खाली उतना ही सोचने की कोशिश करिए। क्या बोला कि सर एक क्रियाधार, इस क्रियाधार से एक समूह जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलो इस क्रियाधार को नाम देते हैं सर S1। ठीक है, अब क्या हुआ सर, ट्रांसफेरेजेज एंजाइम आया। चलो दिखा दिया सर, यहां पे ट्रांसफेरेजेज एक एंजाइम आया। कौन सा एंजाइम है सर, ट्रांसफेरेजेज। चलो टी लगा देते हैं इसको समझने के लिए कि कोई ट्रांसफेरेजेज एंजाइम है। ठीक, और एक और है सर क्रियाधार, इसको नाम दे देते हैं S2। ठीक, ये ट्रांसफेरेजेज एंजाइम क्या कर रहा है कि सर इस समूह को यहां से हटा करके इस दूसरे क्रियाधार के साथ ले जाकर के जोड़ दे रहा है। ऐसा एंजाइम अगर कोई है तो वो क्या कहलाएगा, ट्रांसफेरेजेज। यानी कि यहां पर अगर एक लाइन लिखना होगा तो क्या लिखोगे कि सर एक क्रियाधार के साथ जुड़ा हुआ कोई समूह, ठीक है, उसको ट्रांसफेरेजेज एंजाइम समूह को हटा करके उस क्रियाधार से दूसरे क्रियाधार पर ले जाकर के जोड़ देता है। ऐसे एंजाइम को क्या बोलते हैं, ट्रांसफेरेजेज बोलते हैं। डन, इतना ही याद रखना है। ठीक है, अब अगर एक लाइन में अगर ऑब्जेक्टिव आ जाए कि कोई एक ऐसे एंजाइम का नाम बताइए जो किसी समूह को, जो किसी क्रियाधार से जुड़ा है, उस समूह को दूसरे क्रियाधार के साथ जोड़ने के लिए जिम्मेदार एंजाइम कौन सा है, उस वर्ग का नाम क्या है, ट्रांसफेरेजेज। समझ में आ गया। चलो, और बाकी को पढ़ेंगे हम लोग कल। कितने बच्चे आपके पास अभी, 4। इस चारों में से किसी एक को नाम दिया जाता है आणविक गोंद। हाँ, आणविक गोंद लिख लो, या जैसे भी इसको कहते हैं मॉलिक्यूलर ग्लू। सही है ना, ग्लू। कौन है वो जिसका ये उपनाम है, उपनाम समझते हो ना। ठीक है, जैसे आप ही के घर पे कहीं ना कहीं आप ही का दूसरा नाम होगा, बस वैसे ही कुछ इन 6 में से किसी एक का उपनाम है आणविक गोंद या मॉलिक्यूलर ग्लू। जवाब अगर आपको मिल जाएगा तो अगला जवाब है, अगला सवाल है, ठीक है, बात पल्ले पड़ा।